हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है BSDLA 138 का है और यूनिट 9 ले लेते हैं, रिपोर्टाज। हालांकि रिपोर्टाज भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें कुछ और आपको पढ़ना होगा क्योंकि ये एकलव्य के नोट्स के अकॉर्डिंग रिपोर्टाज है। ठीक है, तो रिपोर्टाज में यहाँ पर लेखन की विशेषताएं देखेंगे। हम ये चीजें पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को लेंगे। तो रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं देखेंगे, एकलव्य के नोट्स का विश्लेषण करेंगे, उसमें उसी का प्रतिपाद और भाषा शैली देख लेंगे और कुछ विषय देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्टाज होता क्या है ये समझ लेते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो वॉच किया होगा, देखा होगा, तो हमने उसमें आपको बताया है कि रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज एक विदेशी शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिया गया है। ठीक है, और किसी अपनी मतलब किसी घटना को अपनी मानसिक छवि में ढालते हुए उसे प्रस्तुत कर देना, मूर्त रूप देना ही रिपोर्टाज कहलाता है। मतलब कोई घटना हुई है, ठीक है, कोई कैजुअलिटी हुई है, अब उसे आप अपने ढंग से प्रस्तुत करें, सेम ए टू जेड उसी तरह नहीं, अपने ढंग से, अपनी भावना के साथ में, अपने शब्दों के साथ में आप उसे जब प्रस्तुत करें, वो रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार किसी रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज होता है। ठीक है, तो घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना तो सिर्फ रपट है, रिपोर्ट है। लेकिन उसी घटना को जब कोई पत्रकार या साहित्यकार अपनी भावना में रंग कर, ठीक है, बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से जीवंत बनाकर प्रस्तुत करता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यानी अपनी भावना में रंग कर किसी चीज को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। और इस तरह रिपोर्टाज में कला और संवेदना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ओके, रिपोर्टाज लिखने के लिए लेखक का अनुभव सिद्ध होना जरूरी है, और कहने का तात्पर्य है कि लेखक के लिए घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना जरूरी है। सपोज दैट, मान लीजिए कि इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बारे में, घटना के बारे में ही रिपोर्टाज बनाया जाता है, सबसे पहले माइंड में ये फिट कर लीजिए। तो अब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो एक रिपोर्टाज बनाना है, मतलब एक ऐसे वहां से एक वीडियो यहाँ पे भेजना है रिपोर्ट बना करके। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सबसे पहले जाना होगा। तो किसे जाना होगा? जो अनुभव हो, ऐसा लेखक, ऐसा एक रिपोर्टर जो अनुभवी हो और जिसमें कला हो कि वो रिपोर्टाज कर सकता है, तो वो वहां पे जाएगा, वहां के हालातों को देखेगा और फिर अपने शब्दों में उसे बयां करेगा, अपनी भावनाओं में बात कर उसे बयां करेगा, कलात्मक ढंग से बयां करेगा। ये रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक है, और घर में बैठकर कल्पना के सहारे किसी घटना को प्रस्तुत कर देना क्या नहीं कहलाता? रिपोर्टाज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें लेखक की प्रत्यक्ष अनुभूति, कलात्मकता का आश्रय लेकर मन, व्यक्ति मन पर अपने छाप छोड़ता है। तो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से रहना, डायरेक्ट वहां पे जाना, फिर रिपोर्ट करना, ही रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि यूरोप के युद्ध क्षेत्र में इस विधा का जन्म हुआ और 1936 के आसपास इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेसोस, फ्रांस के आंद्रे मेलरीज और इंग्लैंड के क्रिस्टोफर रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत 1940 के आसपास हुई थी। ठीक है, और तब से लेकर आज तक इसका तेजी से विकास हुआ। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय और फणीश्वर नाथ रेणु और ठाकुर प्रसाद आदि ने महत्वपूर्ण और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं, और वे लड़ेंगे हजार साल, युद्ध यात्रा, जुलूस रुका है, ठीक है, नेपाली क्रांति कथा, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टाज चर्चित है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 में मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा की थी। ठीक है, और वहां पर उन्होंने रिपोर्टाज लिखा था। राइट, तो रिपोर्टाज जो होता है मुक्त है, रोमांचक, आतंककारी या भीषण घटना, युद्ध, अकाल, बाढ़, सूखा आदि पर आधारित होते हैं। अब इसे आप माइंड में रख लीजिएगा कि रिपोर्टाज क्यों इतना रोमांचक होता है, क्यों इस तरह का, मतलब कि डायरेक्ट जाकर के वहां पे बनाया जाता है, प्रत्यक्ष होना वहां पे रहना जरूरी होता है, कल्पना क्यों नहीं की जाती है?
क्योंकि वहां पे रोमांचक, आतंककारी, भीषण घटना, युद्धकाल, बाढ़ के ऊपर रिपोर्टाज लिखे जाते हैं और इसलिए निरंतर नहीं लिखे जाते। जब ये घटनाएं होती हैं तब लिखे जाते हैं, ठीक है। और इनसे मिलती जुलती एक दूसरी विधा है फीचर। फीचर कभी भी किसी वस्तु या समय में लिखा जा सकता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थिति या घटना को आधार बनाया जा सकता है, जिसे रिपोर्ट आप कह सकते हो। तो रिपोर्टाज और फीचर दोनों का जन्म पत्रकारिता की कोख से हुआ है। रिपोर्टाज आज अपने कलात्मक रूप में हमारे सामने है, अब उसे शैली के रूप में उपन्यास, संस्मरण और आत्मकथाओं में भी प्रयुक्त किया जाता है रिपोर्टाज को। और फीचर की दुनिया अभी उतनी विकसित नहीं हुई है और मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं तक की सीमित है, और जबकि रिपोर्टाज स्वतंत्र पहचान का एक गद्य विधा के रूप में बन चुका है। रिपोर्टाज में मेल खाती एक विधा है रेखा चित्र, जहां लेखक अपने मन पर पड़े प्रभावों को पाठकों पर कम से कम लादता है। रेखा चित्र और रिपोर्टाज में अंतर को स्पष्ट करते हुए भागीरथ मिश्र लिखते हैं कि रिपोर्टाज किसी स्थान, घटना का यथार्थ, सजीव, मर्म स्पर्शी, संवेदना उभारने वाला वर्णन होता है, ठीक है। इसमें घटना या दृश्य प्रधान होता है, व्यक्ति चरित्र नहीं, ठीक है। परंतु शब्द जो होते हैं चित्र में प्रधान चरित्र और व्यक्ति रहता है। तो घटना आदि पृष्ठभूमि के लिए ग्रहण की जाती है, इसलिए वहां पर जाकर के रिपोर्टाज तैयार किया जाता है जहां का तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो रेखा चित्र लेखक की अपेक्षा रिपोर्टाज लेखक को अधिक तटस्थ और मानसिक रूप से अधिक जागरूक रहकर काम करना पड़ता है रेखा चित्र लेखक की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि लेखक इजी होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन रिपोर्टाज काल्पनिक नहीं होता है, सत्य होता है। और रेखाचित्र में कल्पना तथा कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश अधिक होती है, उसमें रागात्मकता का गुण अधिक होता है। और रेखाचित्र से मिलती जुलती विधा है संस्मरण, इसमें व्यक्ति जीवन के पहलू, संदर्भ और चारित्रिक विशेषताएं अंकित की जाती हैं, ठीक है। और स्मरण वही रह जाता है जो आमतौर से विशिष्ट, विचित्र या प्रिय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपोर्टाज और साथ में फीचर और रेखा चित्र के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ओके, तीनों संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, और एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए। एकलव्य के नोट्स 100 उद्देश्य रचना है। अब एकलव्य का जो नोट्स है, ये रिपोर्टाज है, 100 उद्देश्य रचना नहीं कि उद्देश्य के आधार पर इसकी रचना की गई है। और रेणु के रिपोर्टाज में इसका अग्रणी स्थान, यानी रिपोर्टाज में एकलव्य का स्थान नंबर 1 है, एक ये रिपोर्टाज है। वैसे तो यह प्रति परिकथा के लिए लिखा गया नोट्स है, जिसमें गांव की समाजशास्त्रीय स्थिति का सूक्ष्म ब्यौरा दिया गया है। आजादी के बाद गांव में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, वे कितने सार्थक हैं, संबंधों के स्तर पर गांव किस स्थिति में पहुंच गए हैं और उनकी आत्मा किस तरह तिल तिल कर मर रही है, ऐसे अनेक बिंदु हैं जो यहाँ पर प्रश्नों को लेखक ने इस रिपोर्टाज में रेखांकित किया है, यानी लिखा है एकलव्य में। यदि एकलव्य से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। गांव के विद्यालय हैं जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है, ग्रामीण समाज की ढहती चरमराती स्थिति के बारे में, जातिवाद, दलबंदी, भ्रष्ट राजनीति, पंचायती राज की ध्वस्त होती अवधारणा, ठीक है, सवर्ण दलित, आर्थिक विषमता, दलित उभार, आत्मसम्मान की भावना पैदा होना उनमें, जाति संघर्ष, सभी रिपोर्टाज में आत्मीय और निरपेक्ष ढंग से अभिव्यक्त, क्योंकि वो सत्य होता है, इसमें सत्य और प्रत्यक्ष बातें लिखी हुई होती हैं। यदि कोई जो मैं अभी पढ़ रही हूं, तो इसका जो लेखक है एक गांव में गया होगा, एक समाज में गया होगा, इन चीजों से रूबरू हुआ होगा, इन चीजों से वो जाना होगा, फील किया होगा, तब जाके उसने एकलव्य लिखा, ठीक है। तो मानवीय संबंधों में इतने व्यापक पैमाने पर हो रहे बदलावों को इस छोटे से रिपोर्टाज में प्रभावशाली ढंग से कह दिया गया है, और संपूर्ण राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में मानवीय संबंधों की सच्चाई दिखाना इस रिपोर्टाज का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ओके, तो ये एकलव्य हो गया आपका, एकलव्य के नोट्स से पूछता है, एकलव्य रिपोर्टाज पूछता है, तो आपको यही लिखना है। अब रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं ले लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो विशेषता है कथात्मक प्रस्तुति, ठीक है, कथात्मक प्रस्तुति। रिपोर्टाज में एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है, ठीक है ना। घटनाओं को कथात्मक रूप में प्रस्तुत करना
इस विधा की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है ना। तो घटना को कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज में कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है और रिपोर्टाज को मर्म स्पर्शी बनाने में कथा तत्व का योगदान होता है। ठीक है। तो इसमें जो कहानी होती है वो वास्तविक तो होती है, लेकिन वह ना तो किसी समस्या को उठाती है और ना ही कोई समाधान प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो कथात्मक प्रस्तुति होती है, बल्कि एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा पाठक जीवन में चेतना भरने वाले मानवीय मूल्यों के संबंध में विचार करने लगता है। तो ये कथात्मक प्रस्तुति हो गई। ठीक है। किसमें? रिपोर्टाज की विशेषता में। ऐतिहासिकता देख लेते हैं। अब ऐतिहासिकता में क्या है? घटनाओं की प्रस्तुति द्वारा अपने युग के इतिहास को प्रस्तुत करने के कारण रिपोर्टाज का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। देखिए, किसी घटना पे ही रिपोर्टाज बनाई जाती है, तो किसी घटना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को कलात्मक रूप में रिपोर्टाज के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। उस घटना के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से अवगत, मतलब जो लेखक होता है, जो लिखता है, वह स्वयं उस घटना के सभी पहलुओं से अवगत होता है, उसे मालूम होता है पूरी घटनाएं, और लेखक घटना चक्र में फंसे व्यक्ति की वीरता, साहस और संकल्पना की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि पाठक की संवेदना जाग जाती है और ऐसी घटना विशेष का संपूर्ण इतिहास रिपोर्टाज में निहित होता है। ठीक है। इसीलिए उसे अपने युग का जीवंत कलात्मक इतिहास माना जाता है। फिर चित्रात्मकता। ठीक है। ओके। कथात्मक, ऐतिहासिकता और चित्रात्मकता। तो चित्रात्मकता रिपोर्टाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसी विशेषता के कारण रिपोर्टाज रेखा चित्र के निकट खड़ा हो जाता है। चित्रात्मकता जहाँ चित्र बने हुए हो, डायग्राम, डिजाइन, और रेखा चित्र भी वही होता है। तो प्रभावपूर्ण चित्रों के रूप में छोटी छोटी घटनाएं आकार ग्रहण करती है और पाठक के मन में चित्र अंकित कर देती हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें चित्र डायग्राम बना होता है, तो हमें लगता है कि हाँ, अकबर ऐसे ही रहा होगा, अशोक ऐसे ही रहे होंगे। इस तरह की कुछ चीजें होती जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, जो हमें बिल्कुल सही फील कराती हैं। ठीक है ना। और वो जो घटना होती है वो हमारे आंखों के सामने घूमने लगती है। तो चित्रात्मकता होता है। विश्वसनीयता। घटनाओं का लेखक से साक्षात्कार होने के कारण रिपोर्टाज में विश्वसनीयता अधिक हो जाती है। ठीक है। क्योंकि प्रसंग इस चित्र होते हैं, प्रसंग के साथ साथ में चित्र होते हैं। मान लीजिए किसी घटना, युद्ध, भूचाल का मनोरंजक वृत्तांत रिपोर्टाज तैयार करते समय लेखक अपना दृष्टिकोण प्रधान रखता है। मान लीजिए कहीं पे भूकंप वगैरह आ रहे, ज्वालामुखी आ गया, तो वहां पे जा करके पूरी छानबीन करनी पड़ती है। वहां के जो चित्र होते हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं, उनको लेना पड़ता है, फिर एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो सुनने के साथ साथ में देखते भी हैं, तो रोचक तथ्य हो जाता है, हमें देखने में अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पाठक को रचना यानी रिपोर्टाज से संतुष्टि, आनंद मिलना चाहिए, जिसे घटना को देखते समय लेखक ने खुद महसूस किया हो। ठीक है। और ऐसी अनुभूति रिपोर्टाज को विश्वसनीय बनाती है। तो ये विश्वसनीयता भी इसमें होती है। शैली यानी लिखने का ढंग, भाषा। तो घटना की तत्कालीन प्रतिक्रिया के रूप में लिखे जाने के कारण रिपोर्टाज की शैली सामान्यतः भावावेश प्रधान होती है, क्योंकि इसमें भाव का आवेश होता है, भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा रिपोर्टाज निबंध शैली अथवा पत्र एवं डायरी शैली में भी लिखे जाते हैं। तो निबंध या फिर पत्र या डायरी शैली में यह लेखक पर निर्भर करता है कि जिस शैली में वह अपने को समर्थ रूप में अभिव्यक्त कर पाए, उसी शैली में वह लिख देता है। और असली चीज घटना की प्रामाणिक और आत्मीय अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। कहानी उपन्यास की तरह भी बड़ा और छोटा हो सकता है। ठीक है। रिपोर्टाज में आत्मकथा की भांति व्यक्ति के जीवन संघर्ष की भावात्मक प्रस्तुति नहीं मिलती। यह एक बहिर्मुखी विधा है जो बाह्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो इसकी शैली जो होती किस तरह की होती है? डायरी, पत्र या फिर निबंध शैली की उस पे होती है, लेकिन मेन जो शैली होती है समानतः वो भावावेश शैली होती है। ठीक है। ओके। अब ये प्रश्न हो गए रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं: कथात्मक प्रस्तुत, ऐतिहासिकता, चित्रात्मकता, विश्वसनीयता। अभी जस्ट हम देख के आए हैं, एक शैली भी देख के आए हैं। ठीक है। तो चलिए, फ्रेंच से लिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं रिपोर्टाज में रेणु की भूमिका। हम रेणु की भूमिका नहीं देखेंगे, हमने एक क्वेश्चन लिया था, क्या? प्रतिपाद और शैली, शायद हमने इससे लिया था। एकलव्य के नोट का पठन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप देख लीजिएगा। हम एकलव्य के नोट का पठन भी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना।
वो एकलव्य से ही संबंधित था। तो चलिए देख लेते हैं, अभी यहाँ पर चलते हुए आ ही जाएगा। इसे आपके पास बुक होगी तो उसे आप देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, एकलव्य के नोट्स का विश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो एकलव्य के नोट्स श्रुत अश्रुत पूर्ण संग्रह का एक महत्वपूर्ण रिपोर्टराज है, ठीक है। वास्तव में यह परती परिकथा के लिए लिखा गया नोट्स है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और परती परिकथा को के केंद्र में परानपुर गांव का ही चित्रण किया गया। किस गांव का? परानपुर गांव का चित्रण किया गया है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या होगा? हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एकलव्य का प्रतिपाद्य लिखिए, ठीक है ना। तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। प्रतिपाद्य का मतलब होता है किस उद्देश्य से ये लिखा गया है। तो जो एकलव्य रिपोर्ट है, रिपोर्टाज, वो किस उद्देश्य से लिखा गया है, मेन मकसद क्या था लेखक का लिखने का, ये प्रतिपाद्य कहलाता है, ठीक है। उसके पीछे लिखने का उद्देश्य है। तो परानपुर बिहार के पूर्णिया जिले का एक बड़ा गांव, जिसमें विभिन्न जातियों के 13 टोले हैं, 8 ग्रेजुएट, 50 मैट्रिकुलेट, 100 मिडिल पास लोगों के अलावा 1.5 दर्जन कवि, 2 दर्जन कथाकार, 2 साहित्यकार और 1 नाटककार इस गांव की आत्मा की धड़कन है, ठीक है। ये सब दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को इंगित करते हुए रेणु ने लिखा है कि पिछले साल एक हरिजन ने बीए पास किया, सबसे पहले तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। पिछले जिले के एकमात्र साहित्यिक पत्रिका में एक कुमारी कवयित्री की रचना हमेशा छपती है, परंतु साथ ही स्त्री के प्रति पुरुष की सनातन वृत्ति की ओर भी इशारा करने से रेणु नहीं चूकती है, जो एक औरत के साथ किया जाता है। और यह और बात है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उनकी रचनाओं के संबंध में, ठीक है। तो शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद नमूना परानपुर का स्कूल, जहां की अव्यवस्था बेहद चिंतनीय हो गई है। गत 3 वर्षों से कोई हेडमास्टर 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। जाति और पंचायत गांव की दल बंदी के ऊपर चढ़े करेले की भुजिया स्कूल कमेटी की कढ़ाई में फूकी जाती है, जो कि राजनीति देखने को मिलती है, जातिवाद देखने को मिलता है, वो इस गांव में भी देखने को मिला, ठीक है ना। ये प्रतिपाद्य है यहाँ का, कि जो एक कहानी लिखी गई किस उद्देश्य से लेकर के लिखी गई है, और मेन चीज जो सार होता है, ठीक है ना, वो क्या निकल के आता है। तो आजादी के बाद पंचायती राज के माध्यम से गांव का विकास करने की जो थोड़ी बहुत भी कोशिश हुई थी, वह जातिवादी राजनीति में फंस कर रह गई। और इस सिलसिले में पहली बात तो यह हुई कि पंचायतों पर आमतौर पर पूर्व जमींदार अथवा धनी किसानों का कब्जा कायम था। दूसरे, विकास कार्यों के लिए मिलने वाली सहायता राशि जो थी, वो सरकारी अधिकारी जो पंचायत के प्रधान थे, वो खा गए। भूमि स्वामियों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, ठीक है। एक ही जमीन के कई हकदार निकल आए, और जीतू हजरा के बाप ने अंगूठे का निशान लगाकर 25 साल पहले सुपुर्दी लिख कर दी। तो इस तरह से जो एक घटना घटित हुई उस गांव की जो कहानी है, रेणु वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और वर्ग चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि किंतु लुत्तो बाबू की बात निराली है। शासन पार्टी के कार्यकर्ता है, सर्वे के समय उनकी कीमत और बढ़ रही है, यानी कि वो रिश्वत ले रहे हैं। बड़े लोगों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। 5 साल से थाना कमेटी के नेताजी का बिस्तर यूं ही नहीं ढोया है, ठीक है। तो ये एक कहानी को यहाँ पर सार में बताया गया है, किसमें? प्रतिपाद्य में बताया गया है, ठीक है। ओके, दलित वर्ग की चेतना को यहाँ पर उठाया गया है कि एकलव्य के नोट्स दलितों में आई चेतना और अधिकारों के प्रति सतर्क दृष्टि का परिचायक है, ओके। और दलित वर्ग को हर तरह से मर्दित करके रखा गया था। अब नाटक मंडली के लिए प्रत्येक वर्ष खलिहान पर चंदा काट लेते हैं। तो ये यहाँ इसका प्रतिपाद्य है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये लंबा है, मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको बताया है। तो रिपोर्टाज के उपयुक्त अंशों में सवर्णों और दलितों के आपसी द्वंद्व को आसानी से महसूस किया जा सकता है। जो एक राजनीति छोटी और ऊंची जाति में खेली जाती है, वही यहाँ पे की गई है। और आजादी के बाद दलितों में आत्मसम्मान की जो भावना जगी और साथ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, से सवर्णों में एक तरह की बेचैनी की भाव पैदा हो गई कि ये अपना अधिकार लेने आ गया, जबकि हमसे जाति में छोटा है। दलित उनके परंपरागत वर्चस्व और श्रेष्ठता को चुनौती देने लगे, और ऐसी स्थिति में सवर्णों ने तमाम तरह की चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया। तो ये प्रतिपाद्य है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।
भाषा शैली, तो फणीश्वरनाथ रेणु भाषा के कुशल कारीगर हैं, ठीक है ना। उन्होंने कथ्य के अनुरूप वे भाषा को जैसा चाहते थे वैसा ही उन्होंने दिया। मैला आंचल, परति परिकथा जैसे उपन्यासों में रेणु ने अपनी भाषिक क्षमता का परिपूर्ण प्रयोग किया है। ओके, ठीक है। उन्होंने अपने कथ्य का माध्यम बनाया, ठीक है। और यहाँ पर और देख लेते हैं कि उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत सभी में परिलक्षित होती है उनकी ये भाषा। और प्रादेशिक भाषाओं में लेखकों ने अपने अपने अंचल के जीवन को उभारने की कोशिश की, लेकिन रेणु जैसे जीवन के सूक्ष्म अभिव्यक्ति बहुत कम देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो उनकी रचनाओं में मिट्टी की धड़कन बहुत साफ साफ सुनाई देती है। गांव का परिवेश, रंग, समस्या, चाल, दिनचर्या, लोक संस्कृति, जो सभी चीजें होती हैं वो सभी कुछ इसमें देखने को मिलता है। भाषा, गीत, कथा, कहानी, मुहावरों का सीधा प्रयोग यहाँ पर होता है। समचा अंचल जीवित हो उठता है, ठीक है ना। ओके। रेणु ने स्थानीय जनभाषा का जमकर इस्तेमाल किया है, यानी स्थानीय भाषा यहाँ पर उन्होंने यूज की है। और इस तरह के प्रयोग से स्थानीय मानसिकता ज्यादा स्पष्ट होकर उभरती है। तो स्थानीय भाषा के सहज और प्रभावशाली प्रयोग से रेणु ने प्रखर प्रतिभा का भरपूर परिचय दिया है, ठीक है। ओके, तो ये उनकी भाषा हो गई। वे रूप, रस, गंध, स्पर्श, लय को ऐसे बांधते हैं जैसे जीवन की लय में हो। तो ये भाषा के अंतर आएगा। वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि सारे प्रसंग जीवित हो उठते हैं, उनमें एक तन्मयता हो जाती है। एक क्लब के नोट में प्रॉपर्टी, ड्रॉप, डायलॉग, सीन, ह्यूमन डिग्निटी जैसे अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग में लिए गए हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग रिपोर्टाज के अंतिम अंश में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, भाषा हो गई। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। ओके, क्योंकि एकलव्य के नोट्स रेणु का एक महत्वपूर्ण सारगर्भित रिपोर्टाज है और इसमें उन्होंने सदियों से शोषित, पीड़ित दलित समुदाय की राजनीतिक सामाजिक चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है, ठीक है। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, अगर कथा की बात करते हैं तो रिपोर्टार्ज में दूसरा कथा सूत्र समाज के धनी संपन्न वर्ग अधिकारी हैं। तीसरा सूत्र सेमल वन और एकलव्य जी की मुर्गी पालन है। तो इस तरह से जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके या हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और जब पेपर हो जाए तो प्लीज पेपर व्हाट्सएप पे जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।